Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आखिरी और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कन्हैया कुमार बनाम मनोज तिवारी। इसमें मैं मनोज तिवारी ही कहूंगा। वो स्ट्रांग चल रहे हैं, लेकिन कन्हैया भी उनको पूरी टक्कर दे रहे हैं। वजह यह है कि कन्हैया की छवि एक बार बार टुकड़े टुकड़े की जो कही जाती है, वह कहीं न कहीं आड़े हाथों आती है। चांदनी चौक जेपी अग्रवाल बनाम प्रवीण खंडेलवाल। मुझे जेपी अग्रवाल की स्थिति ज्यादा अच्छी लग रही है। प्रवीण खंडेलवाल का ये कंपनी छोटी कैलेंडर भारी, चुनाव बड़ा, प्रचार बड़ा है, लेकिन अंदर खाने थोड़ा सा खोखला। आप जहां से वोटर है ईस्ट दिल्ली, हर्ष मल्होत्रा बनाम कुलदीप कुमार। हर्ष मल्होत्रा का प्रचार कहीं दिख नहीं रहा है और दूसरा संघ के लोग भी नहीं दिख रहे हैं खुल के। तो मुझे पूरी दिल्ली के चुनाव में, पूरे देश के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि संघ इस बार उदासीन है। कारण क्या है उसमें आप लोग विश्लेषण करेंगे, लेकिन मुझे इसमें मामला फंसा हुआ लग रहा है। कोई एक नजीर बताओ कि राम ने किसी की बस्ती जलाई हो या फिर अली ने किसी के घर में आग लगाई हो। ये रामो रहीमो नाना कोई सा तो नर्म है, चमचों को देखिए तो पतीले से गर्म है। नमस्कार, न्यूज तक में आप सबका स्वागत है। दिल्ली में चुनावी गतिविधियां बहुत जोरों पे हैं। चुनाव के लिए वोटिंग 25 तारीख को होने वाली है और जो पूरा चुनाव प्रचार का शोरगुल है वो थम गया है। लेकिन इस चुनाव प्रचार के दौरान कौन ज्यादा भारी रहा, किसकी किस्मत चमकेगी, वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन बात हम अभी तमाम अपने सहयोगियों के साथ इस पर करेंगे कि आखिरकार किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और क्यों दे रहा है। हमारे साथ इंडिया टुडे ग्रुप के तमाम वरिष्ठ सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं, जो दिल्ली की राजनीति पर बहुत बारीक, बहुत पैनी नजर रखते हैं और उन सब से हम रायशुमारी करेंगे। अलग अलग जो मुद्दे हैं उनको भी टटोलने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ इस बार चुनाव में कौन सा विषय हावी रहा, कौन सा नेता दमदार दिखा, कौन सा उम्मीदवार बाजी मारने की स्थिति में दिख रहा है, इसकी भी हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी संजय शर्मा जी हैं, रामकिंकर सिंह और साथ ही साथ सुशांत मेहरा। कोशिश करेंगे कि आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े। लेकिन हम संजय जी आपसे शुरुआत करते हैं। आप तो चुनाव की उस चुनाव आयोग पर आपकी नजर होती है जो पूरा चुनाव कंडक्ट करवाता है। तो अब जब चुनावी शोरगुल थम गया है, प्रचार खत्म हो गया है, आपने भी दिल्ली के भीतर रहते हुए तमाम उम्मीदवारों को भी देखा और उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने आए स्टार प्रचारकों को भी देखा। क्या लग रहा है किस तरीके से ये चुनाव, जो दिल्ली का चुनाव है 7 सीटों का चुनाव, वो पिछले चुनावों से मेल खाता है या पिछले चुनावों से अलग है? मुझे तो कहीं भी मेल खाता हुआ नहीं दिखता। इस बार का ये चुनाव सबसे ठंडा चुनाव है। लोग तूफान और आंधी की बात करते हैं, मुझे तो चाय के प्याले में भी तूफान उठता हुआ नहीं दिखता और ये बहुत ही ठंडा है। एक भी रैली हमें अपनी सड़कों पे दिखाई नहीं पड़ी। हो सकता है कि गर्मी इसकी वजह हो, तो चुनाव आयोग को भी इससे शायद सबक मिले और अगली बार जब 2029 में चुनाव हो, अगर हो, तो फिर शायद हो सकता है कि अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक तक ही उसे खत्म करा लिया जाए। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल दर साल गर्मी बढ़ेगी और ये ग्रीष्म का जो सीजन है, जो ऋतु है, ये आगे स्पेंड करेगी। लेकिन इसमें पलड़ा, आपने चर्चा की तो मेरे दिमाग में आ रहा था, पलड़ा किसका भारी है ये तो जनता बताएगी, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी की हुई। 12 मसाला 13 स्वाद, एक पूरी बॉलीवुड मूवी की तरह इनका सारा इंटरटेनमेंट सबका हुआ। जाहिर है कि पार्टी भी इसको इंटरटेनमेंट के हिसाब से ले रही है। इनको ये लगता है कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। मेरे दिमाग में भी बिल्कुल यही आ रहा था कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, और वो शायद काम करे ना करे, लेकिन नाम तो हो ही रहा। जो बिजनेसमैन की कम्युनिटी है, जिसको बनिया वर्ग कहते हैं, लाला लोग, उनकी सोच यही है, कुछ भी 2 पैसे की आमदनी होनी चाहिए, चाहे थोड़ी बेइज्जती भी हो जाए, थोड़ा लोग ग्राहक बोल भी जाए, कुछ 2 पैसे की आमदनी हो, वो धंधा ठीक है। तो इनको भी यही लग रहा है कि 2 पैसे की आमदनी हो जाए तो बढ़िया है। राम, आप तो बीजेपी कवर करते हैं, ये जो केजरीवाल पूरे चुनाव प्रचार में छाए रहे मुद्दे के तौर पे, चाहे उनका जेल से बाहर आना हो या फिर स्वाति मालीवाल प्रकरण के बाद हो, इसमें नाम बदनाम का तो खूब खेल चल रहा है। लेकिन क्या इससे बीजेपी कहीं डरी भी हुई है कि ये जो केजरीवाल का सिक्का चल गया
तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। क्या है बीजेपी खेमे में, क्या है, कितनी सीट जीतने का उनको भरोसा है और आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, अभी तक जैसे मैं बात करूं कि केजरीवाल साहब के आने से क्या हुआ, तो जो कार्यकर्ता बहुत ठंडा पड़ा हुआ था वो तो चार्ज है और उसके अंदर एक एनर्जी है, जबरदस्त तरह की स्फूर्ति है और वो चुनाव में पार्टिसिपेट करने लगा है। और लेकिन मुझे लगता है कि इसका नुकसान कांग्रेस को हुआ, क्योंकि आपने देखा कि जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री आए हैं तब से वही टीवी पर चल रहे हैं, परसेप्शन में, हर बात में, मीडिया में उन्हीं की ही बातचीत हो रही है, दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कांग्रेस का सियासी स्पेस जो है वो खा लिया, भले ही गठबंधन में वो लड़ रहे हों। दूसरा, बीजेपी को लगता है, बीजेपी को एक पॉजिटिविटी इसमें ये दिखाई देती है कि अमूमन जैसे अभी संजय सर कह रहे थे कि आखिरकार ठंडा क्यों है, तो ठंडा होने का एक फैक्टर ये है कि अगर केजरीवाल जब जमानत पर नहीं थे उससे पहले का फेज आप देखेंगे तो बड़ा ठंडा था बीजेपी का कैडर। वो कहता था कि हम ही तो जीत रहे हैं, 400 पार तो हम आ रहे हैं, अब कितना आएगा 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एटलीस्ट केजरीवाल के आने से वो एक्टिव हो गए, उनमें एक एक्टिविटी आ गई कि अब आसान नहीं होने जा रहा है और अब मुश्किल आएगी। चलिए, आप पर ये भी सवाल पूछेंगे जी। मुझे लगता है कि गर्मी में ठंडे का जोर ज्यादा रहता है, लेकिन तो एक ना गर्मी में चुनाव सुशांत ने एक बड़ा अच्छा क्वाइन किया है टर्म इस चुनाव में, और जहां पर भी मैं बात करता हूं सुशांत की, तो सुशांत के उस तकिया कलाम की बात की चर्चा बड़ी जोरों से है कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है। तो ये चाय कौन है और केतली कौन है, और आपका आकलन क्या कह रहा है? देखिए, मेरा आंकलन जैसे राम भाई की कह रहे, पहले चाय और केतली वाला सवाल का आप पहले चाय और केतली वाला सवाल ये है कि आजकल जितने भी नेता हैं, नेताओं से आप बात करोगे तो इजीली आपसे फोन पे बात कर लेंगे, लेकिन उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो पीए हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो करीबी है, जो उनका सारा कामकाज संभालते हैं, वो अपने आप को उस मिनिस्टर से ज्यादा बढ़कर के जो है वो दिखाते हैं कि भैया हम तो बहुत बिजी हैं, साथ मिल नहीं पाएंगे। वो अपनी तरफ से इसलिए कहते हैं कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है। वो अपने आप आंकलन लगाएंगे कि मैडम जो है सागर खयामी साहब ने कहा था जी, उन्होंने कहा था कि इस तरह से राम, रहीम, नानक, ईसा के नाम पे लोग दंगे फसाद करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। बोले कि कोई एक नजीर बताओ कि राम ने किसी की बस्ती जलाई हो या फिर अली ने किसी के घर में आग लगाई हो। ये राम और रहीम और नानक और ईसा तो नर्म है, चमचों को देखिए तो पतीले से गर्म है। पतीले से गर्म है। तो ये यही है कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है। तो चलिए, ये जो केतली गर्म है, ये ज्यादा किस पार्टी में केतली गर्म नजर आ रही है और चाय ठंडी नजर आ रही है? जाहिर तौर पर जो सत्ता में है उनकी केतलियां ज्यादा गर्म है। हाँ। जितने भी सांसद हैं और जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट्स में अगर कहा जाए तो उनमें केतलियां ज्यादा गर्म है। उनको किसी से भी लाइनअप करने की कोशिश करो कि वो तो बहुत बिजी हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं है कि दे नहीं पाएंगे। तो इसके चुनाव के प्रचार के अंदर जितना ज्यादा जो सरगर्मियों में देखते हैं कि भैया कि मिलेगी, वो उस कारण से भी नहीं मिल रही कि उनका जो पूरा प्रोटोकॉल है, उनका जो पूरा चुनावी कैंपेन है, उनके पीए देख रहे हैं। और जब पीए देखेंगे और नेता नहीं देखेगा तो चुनावी प्रचार जो है वो थोड़ा सा कम नजर आएगा। रस्सी जलने के बाद भी बट रहते हैं, लेकिन इस बार तो सुशांत 7 जो सांसद थे उनमें 6 के तो टिकट ऐसे ही पहले ही वो नप गए टिकट की घोषणा के साथ ही। बचे एक ले दे करके मनोज तिवारी भी जहां तक मुझे पता है कि मुश्किल कंटेस्ट में फंसे हुए हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार भले दिल्ली के लिए नए हों, लेकिन उनका जो सोशल मीडिया फॉलोइंग है और जो हवा बना रहे हैं, वो हवा बने ना बने लेकिन वो कोशिश तो कर रहे हैं वहां हवा बनाने की, वो थप्पड़ उप्पड़ भी खा गए। तो इन सब चीजों का ये जो नाटक नौटंकी इधर उधर जो चल रही है, इसका कितना आपको असर दिखाई पड़ा और ये क्या कुछ काम करेगी कैंडिडेट्स के लिए, या फिर जो वोटर है वो समझदार हो गया, उसको पता है कि एक्चुअल किसको वोट देना है, कहाँ जाकर के देना है? देखिए, चाटा पड़ने की जहां तक की बात है, केजरीवाल साहब ने कई बार चाटे खाए दिल्ली के चुनावों से पहले, और उनका इम्पैक्ट उनके चुनावों में नजर भी आया। स्याही भी खाई है, ऑटो वाले से चाटा भी खाया है, पब्लिक के बीच में भी गया और उसके बाद उस परिवार से मुलाकात भी करी, उसका फायदा भी मिला है। तो उम्मीद है कन्हैया कुमार को ये चाटा जो पड़ा है तो उससे उनको लगता है कि चाटा मारने वाले जो लोग हैं वो बीजेपी वाले हैं, और वो सोशल मीडिया पर खूब इस तरीके से उनके वीडियो फोटो जो है वो शेयर कर रहे हैं कि मारने वाले तो बीजेपी के लोग हैं, वो मुझसे डर गए। तो जाहिर सी बात है दोनों ही पार्टियों के अंदर इस वक्त जो है वो टेंशन जरूर बढ़ गई। मुझे बीजेपी के किसी एक पर्सन ने पिछले दिनों बताया कि इस बार मनोज तिवारी का टिकट तो बच गया, लेकिन पिछले 2 साल से जो वो चुनाव लड़ रहे थे उसमें मोदी के दम पर जीत गए, लेकिन इस बार जो है
उनको शक्ल और अक्ल पूरी ठिकाने आ जाएगी कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है जमीन पे। तो वो नजर आ रहा है, कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी के पसीने जो है वो छुड़ा दिया। अच्छा, ये एक बात बड़ी रोचक है कि आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे हैं संजय, इसमें जब चुनाव लड़ा जाता है तो शख्सियत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब हम कहते हैं कि जब एमसीडी का चुनाव हो तो गली कुचे की समस्या है, तो वहां पर जो लोकल कनेक्ट है वो जीतता है। विधानसभा थोड़े बीच बीच वाला मामला होता है। लोकसभा में जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय नेता होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो ज्यादा हावी होते हैं। इस बार आपने कहा कि मामला थोड़ा ठंडा नजर आया, तो क्या ये वाकई जो मोदी साहब को लेकर के जो एक बहुत ज्यादा टेम्पो बना था पिछले 2 चुनाव में, वो भी कहीं नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या सिर्फ ये कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को लेकर के हताशा है? मुझे तो लग रहा है कि अल नीनो की टाइप की स्थिति है इनकी। जो मोदी साहब का 10 साल चला जादू, लेकिन अब उसको भी एक जैसे भाषण, एक जैसी उपलब्धियों की वही लिस्ट सुन के जनता उब गई है। जनता को कोई नया मसाला चाहिए। ये राम मंदिर लेके आए, लेकिन राम मंदिर इतना पहले हो गया, जनवरी में हो गया, तो उसके बाद फिर चुनाव देर से हुए, तो उसमें अब देखो कि मुझे लग रहा है कि वो भी वेव एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद वो डाउन हो गई। अब यहां कोई लहर नहीं, कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री भी मेहनत कर रहे हैं किसी तरह लहर उठाने की, लेकिन सबसे बड़ी लहर तो अब ये आम आदमी पार्टी के आपसी कोर्ट कचहरी, पुलिस, थाना, ये सब कुछ चल रहा है। इसके अलावा ना कांग्रेस के पास कोई मुद्दे हैं ना कुछ और है। और दूसरा जो आपने कहा कि लोकल मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे, तो इस बार तो जनता चुनाव में क्या होता है, चुनाव मुझे 28 का खेल लगता है, ताश का खेल है, जिसमें पहले लोग बोलते 17, दूसरा बोलता 18, तीसरा बोलता 20, और चौथा पता नहीं ऐसा क्या कर देता है कि वो फिर वो सारे ताश की गड्डियां लेके चल देता है। हाँ। तो ऐसी स्थिति पहले जनता बोलती है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये वो फलाना ढिमकाना। जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं, जनता के मुद्दे गौन हो जाते हैं, फिर जो सबसे ज्यादा सक्षम दल होता है या वो होता है, वो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान ऐसा कोई मुद्दा लगाता है और पूरा वोट उठ के चल देता है। और इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब चुनाव होता है तो चुनाव एक तरीके से परसेप्शन का खेल होता है। आप किस तरीके से परसेप्शन बनाते हैं, बिल्ड करते हैं। पिछले 2 चुनावों में अगर कई लोग पूछते हैं कि 2024 का चुनाव कैसा चल रहा है, और 2019 में तो कई सारी सीटों पर बीजेपी को 60% वोट मिला था, तो उस हिसाब से तो बीजेपी को हारना नहीं चाहिए। तो मैं उन्हें पलट करके जवाब देता हूं कि 2019 के ठीक बाद 6 महीने बाद 2020 था, और उस 2020 में बीजेपी का वोट परसेंटेज कितना आया था वो देख लीजिए। अभी राम से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उनका कहना था क्या कि जो संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत एक्टिव होते हैं, तो संघ के कार्यकर्ता तो हर चुनाव में एक्टिव होते हैं, तो आखिरकार कुछ चुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं, दूसरे चुनाव में वो बीजेपी के साथ क्यों नहीं उस तरीके से वोटरों को जोड़ पाते हैं। ये तमाम चीजें कैलकुलेशन में आती हैं। तो जो परसेप्शन की बात कर रहा था, एक मुद्दा चुनाव पर हावी होता है, उस तरीके का एक मुद्दा इस चुनाव में नहीं दिख रहा है। लेकिन दिल्ली के चुनाव के लिए मैं निश्चित तौर पर, जितना मेरा निजी अनुभव है उसके हिसाब से मैं बता सकता हूं कि जो केजरीवाल की इर्द गिर्द ताना बाना बुना गया है, चाहे वो जेल गए, फिर जेल से वापस आए, फिर स्वाति मालीवाल वाला मसला हुआ, फिर आज कल में उनके माता पिता को पुलिस ने बुलाया, ये सब चीजें कहीं ना कहीं लोगों का टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। टॉक ऑफ द टाउन जो बनेगा उसको नुकसान फायदा उसी के हिसाब से होगा, उसके खिलाफ वोट पड़ेंगे या उसके पक्ष में वोट पड़ेंगे। इस बार मेरी बात हो रही थी राम की कई सारे नेताओं से, उन्होंने भी केजरीवाल पर बड़ा जबरदस्त हमला बोला, पूरे हमलावर थे। क्या उन्हें भी ये कहीं ना कहीं आखिर में मैसेज गया है कि ये जो केजरीवाल पर चुनाव ले जाना है वो उनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है? क्या ऐसा कुछ किया है, क्या है? और अलग अलग सीटों के लिए जरा आकलन बताइए कि किस सीट के लिए क्या उनका आकलन है अभी। देखिए, अभी तक अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें तो जैसे कल प्रधानमंत्री आए थे द्वारका में, उन्होंने बोला तो साफ तौर पर यहाँ पर जो उन्होंने गठबंधन को आड़े हाथों लिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी हमला बोला, तो मुझे लगता है कि इस बार जो केजरीवाल को केंद्र में रखने की बात इसलिए है क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ये 2013 के आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी और लगातार आरोप लगते थे, लेकिन इस बार जो कहते हैं कि स्टिक हो जाना या चिपक जाना, ये जो करप्शन का मुद्दा है वो चिपक गया।
और आप भी देखेंगे कि न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर जो है चुनाव लड़ी जा रही है, या केंद्र सरकार हम बात कर लें, बीजेपी बात कर लें। तो अभी ऐसा लगता है उनको कि केजरीवाल पर हमले करने का जो फायदा है, वह कोर वोटर जो केजरीवाल का है वो तो वोट नहीं करेगा बीजेपी को। वो खासकर जो फ्री बिजली पानी और तमाम मुद्दे या 1000 रुपए उठाता है, तो जो केजरीवाल का वोट बैंक है वो उनके साथ इंटैक्ट होगा, और जो बीजेपी का 36-40% वोट है वो उनके साथ इंटैक्ट होगा। तो जाहिर तौर पर जब दोनों के वोट एक दूसरे के साथ हैं, खिसक नहीं रहे, तो आखिर फिर किसकी विजय होगी? कांग्रेस का वोट जो जाएगा वो कहाँ जाएगा? हाँ। जी वो कहाँ जाएगा? उस पे भी मैं हाँ। जी, तो उसमें ऐसे बहुत सारे एक शब्द आपको पता ही है कि एक है प्रो इनकम्बेंसी, एक है एंटी इनकम्बेंसी। अब एंटी इनकम्बेंसी तो लग रही है, क्योंकि जैसे अभी सुशांत कह रहे थे कि किस तरह से चुनौती मिल रही है मनोज तिवारी को। केतली ज्यादा गर्म हो गया, चमचे ज्यादा स्ट्रांग हो गए। तो वहां पर एंटी इनकम्बेंसी भी है, जैसे 14 में जीते, 19 में जीते, लेकिन इस बार उन्हें पता चलेगा कि चुनाव आखिर क्या। अच्छा, मनोज तिवारी वाली सीट छोड़ दीजिए आप, मैं सीट दर सीट नाम लेता हूं। जैसे नई दिल्ली से हम शुरू करते हैं, क्योंकि हम इस समय नई दिल्ली इलाके में बैठे हुए। बांसुरी स्वराज बनाम जो अपने सोमनाथ भारती का मुकाबला है, इसमें क्या आपको समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे जो लगता है कि सोमनाथ भारती की स्थिति जो है वो उतनी स्ट्रांग बांसुरी के मुकाबले नहीं दिख रही है, जिस तरह से वह लगातार बतौर विधायक सामने चलते आ रहे हैं। ये एक चेहरा है जो कि सुषमा स्वराज। चलिए दूसरा मैं देता हूं, वेस्ट दिल्ली, महाबल मिश्रा बनाम कमलजीत शेरावत। महाबल मिश्रा के केस में और कमलजीत के केस में महाबल बहुत जोर की टक्कर दे रहे हैं, और अभी की स्थिति ये है, या बातचीत ये है कि आसान नहीं है कमलजीत शेरावत के लिए, क्योंकि महाबल मिश्रा लोगों के बीच पहुंचते हैं, लोगों के बीच लगातार बातचीत, मतलब पुराने सांसद रहे हैं, और वो गलियों गलियों में जाते रहते हैं। तीसरा उनके साउथ, मैं सबसे आऊंगा साउथ दिल्ली, जहां पर सही राम पहलवान बनाम रामवीर विधोड़ी। देखिए, अब ये हम उन सीटों की तरफ जा रहे हैं जहां पर टिकट कट गया है जी। तो अगर यहां पर जो जिन लोगों का टिकट कटा है, अगर वो अंदर खाने कुछ खेल नहीं करते हैं, तो यहां पर भी स्ट्रांग स्थिति रामवीर विधोड़ी की दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो मुस्लिमों के खिलाफ बोला, दानिश अली के खिलाफ बोला सांसद रमेश विधोड़ी ने, तो मुस्लिमों में काफी नाराजगी है। और जब मोदी ने इस बात की खिलाफत की और उनका टिकट काट दिया, तो एक मैसेज। चलिए इस दिल्ली पे आइए, हर्ष मल्होत्रा, कुलदीप कुमार। कुलदीप कुमार बहुत स्ट्रांग लड़ रहे हैं। वह हर्ष मल्होत्रा अभी तक के असेसमेंट में वीक माने जा रहे हैं, कि उनकी लड़ाई काफी वीक है, क्योंकि वहां दलित इंटैक्ट है। और मुझे तो आज ही इस बात का पता चला कि कुलदीप कुमार के पिताजी आज भी झाड़ू लगाते हैं एमसीडी में, यानी उन्होंने अपना पुराना काम छोड़ा नहीं। और जिन्होंने एमसीडी में 15 साल का शासन देखा बीजेपी का, वो नाराज हैं। नॉर्थ बीजेपी ने कुछ उदित राज और योगेंद्र चंदोलिया। देखिए, उदित राज के साथ स्थिति अपनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन योगेंद्र चंदोलिया की स्ट्रांग काफी स्थिति है, अच्छी है, और वो ये माना जा रहा है कि वो काफी एज में है। और बीजेपी के लोग तो अभी से दावे कर रहे हैं कि वो तो जीतेंगे तो लाख मार्जिन से ऊपर से। जेपी अग्रवाल, प्रवीण खंडेलवाल। हाँ, चांदनी चौक का जो स्थिति है वह बिल्कुल कहा जा सकता है कि मुझे शायद आरसी रैपिड फायर है, फटाफट जवाब दीजिए। वहां पर भी स्ट्रांग स्थिति जेपी अग्रवाल की चल रही है, लेकिन जो प्रचार है वो प्रवीण खंडेलवाल का अग्रेसिव है। आखिरी और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, कन्हैया कुमार बनाम मनोज तिवारी। इसमें मैं मनोज तिवारी ही कहूंगा, वो स्ट्रांग चल रहे हैं, लेकिन कन्हैया भी उनको पूरी टक्कर दे रहे हैं। वजह यह है कि कन्हैया की छवि एक बार बार टुकड़े टुकड़े की जो कही जाती है, वह कहीं न कहीं आड़े हाथों आती है। चलिए, अब संजय जी का रैपिड फायर होता है, हम आपसे पीछे से चलते हैं। कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, आपको क्या लगता है? मुझे मनोज तिवारी की स्थिति ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन तो है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो नारंगी की तरह दिख रहा है, जो ऊपर से एक लगता है लेकिन अंदर फांके अलग। चांदनी चौक, जेपी अग्रवाल बनाम प्रवीण खंडेलवाल। मुझे जेपी अग्रवाल की स्थिति ज्यादा अच्छी लग रही है।
प्रवीण खंडेलवाल का ये कंपनी छोटी, कैलेंडर भारी। अच्छा, चुनाव बड़ा, प्रचार बड़ा है, लेकिन अंदर खाने थोड़ा सा खोखला। आप जहां से वोटर है ईस्ट दिल्ली, हर्ष मल्होत्रा बनाम कुलदीप कुमार। हर्ष मल्होत्रा का प्रचार कहीं दिख नहीं रहा है और दूसरा संघ के लोग भी नहीं दिख रहे हैं खुल के। तो मुझे पूरी दिल्ली के चुनाव में, पूरे देश के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि संघ इस बार उदासीन है। कारण क्या है उसमें आप लोग विश्लेषण करेंगे, लेकिन मुझे इसमें मामला फंसा हुआ लग रहा है। नई दिल्ली बांसुरी स्वराज के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत इजी होगा जीतना। साउथ दिल्ली जहां पर रामवीर बिधूड़ी और सही राम पहलवान है। रामवीर बिधूड़ी की मजबूत स्थिति है।